रिकॉर्डिंग ऑन कर दी वहाँ माइक कौन सा शनाइदर नहीं हो ना शनाइदर सर इसका माइक इसका अपना माइक यूज हमें लगाने की जरूरत नहीं है सही अस्सलामुअलैकुम जी आवाज आ रही है आप लोगों को चलिए हम अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी एक बात तो आप लोग ये बताइए कि जैसे आप जो ऑनलाइन बैठे हैं और आपने पहले पढ़ा हुआ है आपने पहले पढ़ा हुआ लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में आपने नहीं पढ़ा तो रिवाइज कोर्स आपने नहीं पढ़ा सही है आप लोग तो मेरे पहले से पढ़ते आ रहे हैं देखिए एक तो पहले तो मैं थोड़ा सा कोर्स का बता दूं कोर्स जो है हमारा है क्या क्या ये सब पेज मेरे पास है आपके पास है हमारा कोर्स आउटलाइन क्या है देख लें कोर्स आउटलाइन जो हमारी है कोर्स आउटलाइन में जो हमारे जो चैप्टर्स बाइफरकेटेड हैं 9 चैप्टर्स हैं ये 9 चैप्टर मिला के आपका 100 नंबर का पेपर बनता है। अच्छा इस दफा का पेपर अगर आप देखें तो पेपर काफी टफ था इस दफा का पेपर अगर आप देखें तो पेपर काफी टफ था मतलब तब देखिए पेपर की बाइफरकेशन मैं हमेशा बताता हूँ कि आपकी 3 तरह से पेपर की बाइफरकेशन वो करता है। नंबर 1 वो होगा जो आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चन होंगे नंबर 2 होगा तो मॉडरेट सेक्शन होगा मॉडरेट सेक्शन इसको एक्सप्लेन भी करता हूं ये आपका होगा 50 इसको 20 से 25 कर लें इसको 45 से 50 कर लें और ये जो आपका सेक्शन होगा ये आपका होगा 25 से 30 नंबर का ये आपका होगा टफ सेक्शन। अच्छा इन तीनों का मतलब अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं इजी मतलब क्या बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन इसके अंदर होंगे या आप लोगों के मार्क्स स्कोरिंग होंगे जब वो होगा जो सबके लिए मुश्किल होगा या आप अकेले के लिए मुश्किल नहीं होगा ये सबके लिए मुश्किल होगा ये वाला सेक्शन जो मॉडरेट होगा किस तरह जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो कह रहे हैं कंपनी का नाम चेंज हो रहा है तो ये बता दें क्या प्रोसीजर होगा तो ये इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स और सिनेरियो बना के दे देगा कि फलाना बंदा कंटेस्ट करना चाह रहा है बताएं क्या प्रोसीजर होगा ठीक है तो इसमें आपका जो है ना मार्क्स जरूर कटते जरूर हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि यार आप 5 में से किसी सवाल में 0 ले लें 4 में 0 ले लें 6 में 0 ले लें यहाँ से जो है आपको कम से कम 20 नंबर जो है वो आपको यहाँ से मिलेंगे लेकिन यहाँ इस सेक्शन से आपको जो है पास होने की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ लेकिन हमेशा मैं एक बात कहता हूँ याद रखिए कि आती हुई चीज जो आप गलत करके आएंगे पेपर में तो आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे सही है आती हुई चीज आपको गलत नहीं करनी जो आप क्लास में पढ़ते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं जो पास पेपर में ट्रेंड चल रहा आ रहा होता है जो उसको कॉन्सेप्ट इस तरह से वो पूछ रहा होता है वो ही तरीके से जो अगली अटेम्प्ट जो आप देंगे उसमें 75 से 80 नंबर उस तरह के ही पैटर्न पे ही होता है 15 से 20 नंबर जो है वो आपको वो खेलता है वो बिल्कुल एक आउट ऑफ द बॉक्स वो सवाल बना के देता है उसको अगर आप इग्नोर भी कर दें तो मसला नहीं होता जैसे मिसाल के तौर पे आपका 20 नंबर का सेक्शन है आपने अगर इसमें 15 नंबर ले लिया आपने लेने हैं अगर यहाँ आपने 10 लिए 8 लिए 12 लिए तो यहाँ आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ से आपको नंबर ही नहीं है आपको किसी को भी नहीं मिलेंगे ये टफ सेक्शन है सबके लिए टफ है देखिए हमेशा बात मेरी एक छोटी सी बात याद रखिए आपका अगर मिसाल के तौर पर 100 बच्चे पास हो रहे हैं इसको परसेंटेज केसेस पे ले रहे हैं तो आपका जो मेजॉरिटी पास होता है मोर देन 60% बच्चा आपका इससे इसके दरमियान पास होता है ठीक है बाकी 20% बच्चा आपका जो है वो 56 से 60 लाता है बाकी 60 टू 80 जो आपका 60 टू 70 के लिए तकरीबन 10 से 15% बच्चे आते हैं
आपका मेजोरिटी 60-70% बच्चा यही आके पास। तो ये बीकॉम का पेपर नहीं है तो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आएंगे, आपके मार्क्स ही नहीं कटेंगे, आप हर सवाल में नंबर स्कोर कर देंगे, नहीं। जो पेपर आपने पास भी करे आप ये यकीन रखिए कि आप यही आके आप पास, आप बॉर्डर लाइन जस्ट क्रॉस करते हैं और वो आपको पास कर देता है, क्योंकि इसमें पेपर्स के नंबर शो नहीं होते तो आपको पता नहीं चलता, आप लोग यही आके पास होते हैं और ये नंबर आपको लेना आना चाहिए। देखिए सीए में हमेशा एक बात मैं कहता हूँ कि जिसको पेपर पास करना आ गया वो थ्रू है। हर जो एग्जाम होता है, हर जो एग्जामिनेशन बॉडी होती है उसका अपना क्राइटेरिया होता है, उसका अपना तरीकेकार होता है पढ़ाने का और एग्जामिन करने का। तो ये आप यूनिवर्सिटी में ये बता रहे थे कि आपका एक भाई पढ़ता है जो टीचर खुद ही पढ़ाता है, खुद ही पेपर ले लेते हैं, वो एक यूनिवर्सिटी एक लेवल है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपका एग्जामिनर डिफरेंट है, आपका टीचर डिफरेंट है, सही है। तो आपको देखिए आईक्यूएफ का स्टैंडर्ड ना ऊपर जाना है, आपको अपने स्टैंडर्ड जो से मैच करना, आप नीचे रहेंगे तो आपके लिए मसला होगा। अच्छा इसमें आते हैं आप समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये सेक्शन वो होगा जहाँ पे इस तरह के सवाल होंगे 4 नंबर के 5 नंबर के, आपने क्या करना है 4 में से 3 ले लिए, 2 ले लिए, तो ये 5 में से किसी में 4 ले लिए, किसी में 6 में से 3 ले लिए, किसी में 5 में से आपने 4 ले लिए, ये मिल मिला के आपके पास कम से कम इसमें 50 में से आपके पास 30 नंबर आने चाहिए, और ये आते हैं। मसला क्या होता है, आप लोग ये देख के ना आप लोग हाथ पांव छोड़ देते कि अब तो हमारा कुछ होना ही नहीं है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है आप लोगों का, जो आप लोग यहाँ देख के हाथ पांव छोड़ देते। सीए फाइनल में इसका रेशो और होता है और बढ़ जाता है, इसका रेशो भी टफ होता जाता है, ये बहुत कम होते हैं। तो आप लोगों को ये चीज सीखनी है कि मार्क्स स्कोर किस तरह करते हैं। समझ लो अकाउंट सैंपल दे रहे हैं, फिगर में क्या पढ़ेंगे तो आगे का सवाल आपको आता है, लेकिन आप यहाँ करके आपके लिए लिया आएगी तो मैं यहाँ लेके चलूंगा, इसको अज्यूम कर लो, एक्स अज्यूम कर लो, तो यहाँ तो आपके वर्किंग के 3 नंबर 4 नंबर 15 नंबर का 20 नंबर का सवाल 3-4 नंबर काटेगा, यहाँ से 5 नंबर को उठा दोगे, तो इसको एक्स लिए ना, इसने काट दिया नंबर इसका, बाकी तो देगा तो मैं यहाँ के। अब तुम यहाँ अटक गए, तुम लगे जा रहे हो, रफ करे जा रहे हो, टाइम भी जाया कर दो, दूसरे सवाल भी खराब कर दो, और ये जो तुम स्कोर कर सकते थे समझे ना। तो ये चीज जो है यहाँ से तो आपको 5 नंबर ही मिलने हैं, और आपको चाहिए नहीं ज्यादा, भाई 6 नंबर का सवाल है नहीं आता छोड़ दिया, 5 नंबर का सवाल है कुछ जो समझ में आया लिख दिया, 1 नंबर आ गया, 1.5 नंबर आ गया, ये देखो मिलाए कितने बन जाएंगे 15 30 45 50। यही होता है आप लोगों का पास करने का लिए, इसको देख के ना टेंशन नहीं लेनी। अक्सर देखो आईक्यूएफ का पहला सवाल ही मुश्किल होता है, इस अटेम्प्ट में भी आप देखो पहला सवाल ही तो 10 नंबर का पूछे और पार्ट करके उसे ठीक ठाक मुश्किल सवाल पूछ लिया, उसके बाद तो भी मुश्किल, सारे आसान सवाल आखिरी पेज पे उसने रखे थे। ये मेरे पास पेपर रखा हुआ है, सारे स्ट्रेट सवाल 8-8 10 नंबर के 9 नंबर के साथ सवाल के लेंथ देखे, कुछ भी नहीं। यहाँ से उसने आसान सवाल कर दी, यहाँ उसने आप लोगों की जो है ना दिमाग से खेला, ये सवाल आप लोगों के 10 नंबर के दिमाग से खेला, यहाँ 5 नंबर दिमाग से खेला, यहाँ थोड़ा खेला, ये 25-30 नंबर ऐसे उसने शुरू में दिखा दिए कि आप लोग करें। ये सबसे बड़ी देखिए पेपर आईक्यूएफ का पेपर में सबसे बड़ी चीज होती है आपकी टेस्ट ऑफ नर्व्स, कि जितना अच्छा आपकी आप अपने आप को कंट्रोल करते हो एग्जामिनेशन बॉडी में जाकर, अगर इंटरनेट बॉडी का पेपर था स्टैटिस्टिक्स का, क्यूबी कहलाता था, अभी भी शायद क्यूबी ही नाम है उसका, वो आप यकीन नहीं करेंगे पहला पेपर था मेरा सीए का, सीए जैसे कहते हैं ना पीआरसी का पहला पेपर, और मैं गया और मुझे पेपर ही नहीं आता 30 से 35 नंबर, मैं यकीन करें तो अगर आया 60 नंबर का पेपर, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने का दिल नहीं चाहता, बड़ी मुश्किल से जवान ने बोला मैंने पढ़ा, लेकिन कह मैंने 55 से 60 नंबर का वगैरह और ये मैं पास और मैं पास हो गया। आईक्यूएफ एज एग्जामिनर बहुत लीनिएंट है जब आप चीज सही लिखते हैं। आईक्यूएफ के हम जैसे टीचर हैं, हम कमेंट्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन के कमेंट को कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड फुल मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड फुल मार्क्स, ये इंडिकेशन देता है आईक्यूएफ कि आईक्यूएफ फुल मार्क्स देता है। ये आपकी मैट्रिक इंटर बोर्ड में नहीं होता, उन पर लाजिम होता है, उन पर फर्ज होता है, उनको गुना मिलता है अगर आपको पूरे नंबर। कभी ये किसी के पाकिस्तान स्टडी में 70 में 75 आ गए हो, 65 में 65 आ गए हो, कभी नहीं आता। इसका A1 ग्रेड भी आता है, वो A1 जो बनता है वो मैथ्स और दूसरे सब्जेक्ट से बनता है, यहाँ वो गिर गिरा के उर्दू में मैक्सिमम आपको 75 नंबर दे देंगे, बहुत अच्छी दिखाई है आपको। तो यहाँ का हमारे एग्जामिनर का प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ का एग्जामिनर जो है हमें हमारा जो है हमें अच्छा करने पे अवॉर्ड करता है। ये चीज देखिए, ये चीज आप लोगों ने जो है ना, ये चीज आप लोगों ने ओवरऑल सीखनी है। ये कहने तो एक छोटी सी बात है, लेकिन ये आपको आगे पूरे इस प्रोफेशन में काम आएगी। आपने ये चीज देख के टेंशन नहीं, ये चीज देख के आप घबरा गए और यकीन करें आप आती में कहना आती हुई चीज गलत करना, ये आपको आता है, ये आपको आता है। यहाँ से आप जितने ज्यादा नंबर स्कोर करेंगे आपका पास होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये चीज आप लोगों ने इसके अंदर
सीखनी है। नंबर 1 चीज। अच्छा नंबर 2 चीज देखिए, मैं एक चीज पे जैसे हमारे साथ जो बच्चे पुराने बैठे हैं, ऑनलाइन भी आए हैं और आप लोग भी हैं, जो एक चीज में मैं फोकस करता हूँ ये कि यार अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ पे आपका फोकस होना चाहिए कि आपको टाइम वो नहीं रहा कि आप लोग यहाँ रट्टे मारे और जाके पेपर में जाके बैठ गए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बेहतर आप अंडरस्टैंड करेंगे उतना ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। रट के जाना जो है ये अब सोल्यूशन नहीं रहा। ये अभी भी बच्चा देखिए, मैंने उस दिन पोस्ट भी करी थी, मैंने उसमें लिखा था। देखिए मुझे हैरत होती है कि सबसे कम रिजल्ट पेपर का आया और बच्चा सबसे कम अटेंशन भी इस पेपर को देता है। और इसे यहाँ नहीं सी फाइनल में किया ये फाइनल में वाले बच्चों की क्वालिफिकेशन रुकी हुई है कॉर्पोरेट लॉ का। एक पेपर रुका हुआ कौन सा है? कॉर्पोरेट क्यों? क्योंकि बच्चा जो है इसमें आके बैठ ही नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा। पढ़ने से फायदा क्या होता है आप लोगों का कि आप लोग जो है इन टच रहते हैं। इन टच कैसे रहेंगे आप लोग? अगर आप लोग घर पे बैठ के, अगर आपको गलती कैसे पता चलेगी अगर आपको सॉल्व नहीं करनी? कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं सिर्फ लॉ की बात नहीं कर रहा। अभी बच्चा मैं अभी थोड़ी देर पहले आया था, जैसे मैं 2 पेपर रह गए, पढ़ूं नहीं पढ़ूं, और मुझे दोनों पेपर 2 पास भी करने, मुझे सी एंटर करना है, मेरा 26 करती है। पढ़ लो, अगर तुम्हें कोई तुमको जॉब नहीं करते, पार्ट टाइम नहीं करते, तो ऐसा दूसरा इशू नहीं है तो घर में तो पढ़ लो भाई। घर में बैठ क्या करोगे? तुम्हें कौन पता है घर में बैठी तुम्हारी ये गलती? तो तुम यहाँ आओगे बैठोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो ये चीज। अच्छा नंबर 2 चीज देखिए, हमारी जो दूसरी जो कोशिश होती हुई थी, जो बच्चे बैठे हैं वो उसको इंडोर्स भी करेंगे कि हम 5 साल के पास पेपर जो है वो करते हैं हर चैप्टर के बाद, उसके अपने रेलेवेंट जो है 5 साल के पेपर करते हैं। अभी मैंने कहा है कोई जो है बुक के लिए इंशाल्लाह बुक कंपाइल्ड फॉर्म में जो है ऑटम 2022 की रेडी है। इंशाल्लाह वो आप लोगों को बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मिल जाएगी। तो नोट्स वगैरह की किसी को जरूरत नहीं होगी, तो जो फोटोकॉपियर के पास रखेंगे आप लोग जो है बुक जो है उसको ले लीजिएगा और जो है कोई नोट्स वगैरह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। मैं प्रिंटिंग वगैरह तो करेंगे 20-22 तारीख 25 तारीख कर देंगे। जब तक जो है मैं नोट से काम चला ले बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह मैं इससे पहले 20-25 तारीख के दरमियान ही मैं बुक जो है आप लोगों को अरेंज करवा दूंगा। सर कंपनी लेवल पर मुश्किल सेकंड में किस मतलब क्या टेक्निकल का क्या? टेक्निकल का बिल्कुल टेक्निकल नहीं होगा। देखिए अब आप पूरा कोर्स पढ़ के जा रहे हैं तो ऐसी जो कोई चीज नहीं पूछ सकता ना, आपसे अगर नहीं पढ़ी है। जैसे हमने लास्ट में 85 भी कर लिया था तो कॉन्सेप्ट आप याद करना नहीं पड़ता। जैसे कॉन्सेप्ट के स्ट्रक्चर इसको हमने याद भी करना है, इसको कॉन्सेप्चुअल इशू कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग करते हैं। देखिए स्ट्रेट क्वेश्चन तो पूछेगा ना, मैंने कहा ना, मैंने कहा ये तो आप लोगों को आएंगे, ये तो आएगा ना, इसके बगैर तो पेपर नहीं बनाएगा ना। सारा पूरा पेपर बना देगा तो फिर उसके लिए मुश्किल है, अभी तो फिर दोबारा सारे बच्चे बैठ जाएंगे। तो ये पोर्शन तो आएगा, लेकिन इसके साथ साथ ये पोर्शन भी आएगा। ये पोर्शन में आपको टेक्निकली टेस्ट करेगा। इस बार बहुत मुश्किल पेपर आया था सबके। यार इस दफा मुश्किल इस वजह से उनको लगा, वही तो बता रहा हूँ कि वो शुरू के सवाल ही उसने दे दिए। पहले क्या होता था आप लोगों का एमसीक्यू होते थे 30, सही है। इसके बाद आपका क्या होता बिजनेस लॉ का सेक्शन होता था, बिजनेस लॉ में आपको हल्का रख रहा था। इसके बाद पेपर का एंड का सेक्शन सीधा होता था। अभी पूरा सीधा एक्सेल में पेपर है 15 एमसीक्यूज थे, इसके बाद डायरेक्ट सीधा शुरू हो गया और उसमें शुरू के 20 नंबर आप लोगों ने ठीक ठाक पूछ लिए। तो बच्चा वही जो है ना, मुझे कहते हैं पैनिक करेगा। आप यकीन करिए पैनिक करने की वजह से मेजॉरिटी बच्चा जो फेल होता है वो पैनिक करने की वजह से ही होता है। आप उसको करते हैं, कर सकते हैं, हाँ अगर आपकी स्ट्रेटेजी है तो कर लो। बहुत सारे लोग ये शुरू से चल रहा है कि आप तो उल्टा पढ़ो, कर लो तो मतलब। देखिए मेरा ये बिलीव है कि यार आपके पास 3 घंटे होते हैं, आप 5 मिनट टेंस रहोगे, 10 मिनट टेंस रहोगे, अब पूरा 3 घंटे अगर आप टेंस हो तो फिर कुछ और पढ़ लो भाई। या टाइम आने का मसला क्यों होता है कि आपको पता नहीं कि सवाल में कितना लिखना। ये भी हम इंशाल्लाह सीखते हैं। हम तो पहले ये चीज पे कोशिश करते हैं, काम करते हैं पास पर कि मैं सेपरेट क्लास इस वजह से मैं रखता हूँ। देखो टाइम मैनेजमेंट का नहीं होता इशू, टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है आपकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से कि आपको पता ही नहीं सवाल खत्म कैसे करना। हमने शुरू तो कर दिया, जैसे मैंने अभी इस पिछले टाइम में बच्चों के जो पेपर चेक करे, एक 1.5 पेज के जवाब लिखने 4-4 नंबर के सवाल। मैंने तुम लोग कैसे पेपर पूरा करोगे? वो तो घर में बैठ के उन्होंने कितने घंटों में कर दिया होगा उसको पूरा, लेकिन मैंने कहा एग्जाम पे कैसे करोगे तो इतना लिखोगे। तो आपको जो है मैं अक्सर बात करूँ, सवाल को उसके औकात के हिसाब से आंसर करें। 4 नंबर का सवाल है तो 4 नंबर के हिसाब से, 3 नंबर का सवाल है 3 नंबर के हिसाब से। जितना सवाल है उतना उसको जो है आप वेटेज दें, उसको उतनी इंपॉर्टेंस है। 1 मार्क इज इक्वल टू 1.8 मिनट्स। ये फॉर्मूला तो सिंपल है,
अगर पेपर सामने आता है ये इंग्लिश में वहां से ऐसी भूल जाती है। नहीं ये आपको रखना पड़ता है। देखो अगर इस तरह की जैसे 2-3 नंबर के सवाल, हर सवाल के बाद तो घड़ी नहीं सकते ना, लेकिन कम से कम 25 नंबर करके तो घड़ी देखो। ऐसा ना हो आपने 50 नंबर अपनी घड़ी देखो आधा घंटा रह गया, फिर आप भाग रहे हैं तो कद्दू होगा बिल्कुल। ये बेवकूफी करते हैं लड़के यार। ये आपको बिल्कुल छोटे हो भी इसलिए पाए में लड़के हरकतें करते हैं। क्या 20 नंबर छूट गए? कैसे छूट गया 20 नंबर? नहीं छूटना चाहिए। आपने 6 महीने पढ़ा और आपकी वो सलाहियत ही आपने नहीं पैदा करी कि आप 100 नंबर जाके अटेम्प्ट कर सके, तो फिर तो यार खुदा आपकी क्या कहें। आपने किसी भी टीचर से पढ़ो, कितना ही अच्छा पढ़ो, आपने पूरी रात जाग लिया हो पेपर से दिन पहले, बेकार है ना आपके लिए। अगर आप एक चीज छोड़ के आ रहे हो जो आप कर सकते हो, फिर तो आपको 40 वाला पेपर रुकेगा तो और ज्यादा अफसोस होगा ना। ये चीज और जो आप लोगों ने जो एग्जिस्टिंग स्टडी है कितना पढ़ लिया, वो वहीं से आगे से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों को दोबारा पढ़ाया जाएगा। देखते हैं कि क्या हिसाब किताब बनता है, किस तरह से देख सकते हैं, मुझे नहीं पता। तो इस दफा ग्रुप ए से ग्रुप बी में बच्चे इतने कम आए, ऑटोमेटिकली जो ग्रुप ए में 2 सब्जेक्ट्स का बहुत बुरा रिजल्ट आया, एक टेक्स्ट का बहुत बुरा है और एक एफआर 1 का बहुत बुरा है, तो बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ना ये चले गया ग्रुप ए में। तो ग्रुप बी में आप देखते हैं ये लोग किस तरह से लेके चलते हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। या मुझसे नोट कर लेना इससे आगे क्लास के बाद में जो मैंने पढ़ा दिए हैं उसके नोट से लेना। भैया हम जो है अभी जो है चैप्टर जो हमारा जो कहाँ तक हमने पढ़ी था, मॉडरेट तक हमने पढ़ लिया था, तो उसके आगे के चैप्टर्स के जो है हम जो है कुछ जनरल चीजें इसकी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है उसको नेक्स्ट क्लास से जो है कॉमन इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। सही है, जनरल चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो कि किसी को भी जो नया भी बैठा हुआ उसको भी इशू नहीं होगा उसको समझने में। शेयर कैपिटल टाइप्स एंड वेरिएशन एंड प्रोसेस। देखिए 2 तरह के हमारे पास में कैपिटल होते हैं। एक हमारे पास होता है कौन सा कैपिटल, पेड अप कैपिटल। एक हमारे पास होता है ऑथराइज कैपिटल। सबसे पहले जो आप बचपन में आपने फर्स्ट ईयर में एंट्री सीखी थी, क्या सीखा था आपने? अकाउंट जो आपने पढ़ी फर्स्ट ईयर में आपको क्या अकाउंट सिखाई गई? डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। ये कौन सा कैपिटल होता है? ये वो कैपिटल जो आपके सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम या आपकी जो कंपनी बना रही है वो ये लेकर आते हैं, इंजेक्ट करते हैं कंपनी के अंदर। सही है, ये वो कैपिटल होता है जो आपके सब्सक्राइबर जो आपकी कंपनी के लोग बना रहे हैं वो इंजेक्ट करते हैं कंपनी के अंदर। तो कौन सा हुआ? क्या ये ऑथराइज हुआ? ये पेड अप कैपिटल होता है आपका, कितना जो है कैपिटल उन्होंने पे कर दिया है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी यही होती है। और एक आपका होता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल आपकी टोटल लिमिट होती है कि आप कितना ओवरऑल इशू कर सकते हैं। इट कुड बी एनी फिगर। आपका अगर पेड अप कैपिटल आपका 100 मिलियन है मिसाल के तौर पे, आपने कहा 100, इसको आप जो है ट्रिलियन भी कर सकते हैं, ठीक है, 5 ट्रिलियन भी कर सकते हैं, कुछ भी लिखिए इसके अंदर, इसमें कोई कैप नहीं है। आपने लिमिट एक कैप रखा है कि भाई हम यहाँ तक जो है हम जो है
कैपिटल अपना जो है वो इशू कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड कैपिटल एंड शेयर कैपिटल इज कि शेयर कैपिटल जो है वो एक्चुअल अमाउंट है जिसके अगेंस्ट शेयर जो है इशू हुए हैं और हमें पैसा मिला है। ये क्या है, ये वो फिगर है कि जितना मैक्सिमम इशू हो सकता है। अगेन अगर एक सवाल है कि जनरल बात कर रहा हूँ, सवाल है कि भाई कंपनी जो है एनहांस करना चाहती है अपनी एक 100 मिलियन से लेके मिसाल के तौर पे अगर 500 मिलियन को रखा हुआ है 600 मिलियन करना चाहती है और आपको दे देगा ऑथराइज्ड कैपिटल की फिगर हमारी इतनी है, बताओ क्या स्टेप्स होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो क्या इसको आप अमेंड करें। इसको अमेंड करने का मतलब क्या, आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल अमेंड हो। मेमोरेंडम आर्टिकल अमेंड करने का मतलब क्या कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा इन ऑर्डर टू मेक ऑल्टरेशन इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन ऑर्डर टू चेंज द फिगर ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल। सही है। तो ये क्या है, ये कोई ऐसा अमाउंट नहीं है कि बस इससे अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑल्टरेशन करनी पड़ेगी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर। कम क्यों करोगे यार, तुम क्यों, कोई भी नहीं करेगा। कम कर सकते हैं लेकिन कोई क्यों करेगा, कम करेंगे तो अलग सेक्शन है ना, कैंसिलेशन और वो सब अलग जाएगा, वो पढ़ेंगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, वो कम वाला सेक्शन अलग। सही। अच्छा फिर हम पढ़ते हैं, एक तो होता है ये तो दो आ गए आपके ऑथराइज्ड कैपिटल, एक पेड अप कैपिटल। फिर होता है काइंड एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स। एक होती है आपकी काइंड ऑफ शेयर, एक होती है आपकी क्लास ऑफ शेयर। क्या फर्क है दोनों में, किसी को पता है? पता है आपको? नहीं आप बताओ रैम। So there are two kind of share. Number one kind क्या है आपकी ऑर्डिनरी, और नंबर टू क्या है आपकी प्रेफरेंस। क्लास में भी इंफिनिटी तक जा सकती है, आपकी मल्टीपल क्लासेस हो सकती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, नेट पे का सर्च कर रहा हूँ मैं तो आगे कर जाता हूँ। अच्छा ऑर्डिनरी शेयर क्या होते हैं, ये आपका नॉर्मल पेड अप कैपिटल, ये आपका नॉर्मल पेड अप कैपिटल, ये आपका क्या होता है कि आपका ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। और ये प्रेफरेंस शेयर आपके कौन से होते हैं, प्रेफरेंस वर्ड को डिफाइन कर रहा है प्रेफरेंस, ये क्या होते हैं, ये एक सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट, लोन अरेंजमेंट होता है। आपको पैसों की जरूरत होती है तो आप पब्लिक के पास जाते हैं, आप बोलते हैं कि हम आपको प्रेफरेंस शेयर देंगे। सही है। ऑर्डिनरी शेयर पे कंपनी कमाएगी तो डिविडेंड देंगे, प्रेफरेंस शेयर में कंपनी कमाए ना कमाए इसका डिविडेंड देना ही देना है। अगर लिखा है 5% प्रेफरेंस शेयर, इसका क्या मतलब है, मेरा 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में पर शेयर लिए तो 5% आपको इस पे इंटरेस्ट देना है। अगर लिखा है 10% पे कर लिखा 15%, बोलो हर साल जब तक उनको पे ऑफ ना कर, जब तक उनको पे ऑफ ना कर दे, अपने शेयर होल्डर्स को खत्म ना कर दे वो शेयर्स को, जब तक आपको देना रिडीम ना कर दे। इसी साल देना है या अगले साल देना है? हर साल इस साल तो देना है, बट अगर इस साल आपने लिया एट द एंड ऑफ द ईयर हो गया, एट द एंड ऑफ द ईयर आप उसकी गारंटी क्लियर कर लेंगे। जो आपका अरेंजमेंट है, अगर आप कह रहे हैं 5% पर क्वार्टर देना है 5% पर क्वार्टर हो, अगर आप बोल रहे हैं 15% में एनुअल देंगे हम तो 15% एनुअल हो, ये तो आपके अपनी अरेंजमेंट। ऑर्डिनरी शेयर में क्या होता है, आप किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऑर्डिनरी शेयर पे शेयर होल्डर को, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इनको भी किस तरह करते हैं, ये भी डिविडेंड, ये भी डिविडेंड कराता है, लेकिन ये मस्ट है टू पे। यहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं। क्लास क्या होती है, किसी भी तरह की, मिसाल के तौर पे आपने क्लास बनाई तो ये ए, ये आपने बनाई बी, आपने कह दिया भाई वोटिंग राइट इनके पास है, इनके पास भी है, ये क्लास सही है। क्या आपने कहा डिविडेंड का इनको मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। बोनस शेयर इनको मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। कुछ भी हो सकता है इसमें, कहीं भी दिक्कत नहीं, कहीं भी बात नहीं। क्लासेस मल्टीपल कब होंगी, जब कोई दोनों क्लासेस में
डिफरेंशिएशन, कोई डिफरेंशिएशन फैक्टर जरूर होगा जिसकी वजह से क्लास बनी, वरना क्लास कोई, वरना तो एक ही आपकी क्लास होगी, ऑटोमेटिकली वो एक क्लास कर देगी। सवाल आपका, जो सवाल ना होने की दो सूरत है, क्या आप समझ रहे हैं? एक तो ये कि आपको सब समझ में आ गया, एक तो ये कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। कौन सी वाली कैटेगरी में तुम करो, आप समझ आ गई? एक स्टूडेंट का आया जब उसको बिजनेस कंपनी में सॉरी पढ़ा था उससे, तो उसका उसने रिजल्ट जुमला करने गया था, तो उसका वहां से उसका मैसेज आया कि सर वो आपसे बिजनेस का क्वार्टर में पास हो गया। मतलब अच्छा लगता है सुन के, उसने कहा मैं धर्म के सामने मैंने आपको लिखवा दिया, मतलब कह के सर मैं कुछ ले आऊँ, मैंने कहा भाई इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, आपने इतनी बड़ी जगह पे जहाँ लोग बोलते हैं आपने बगैर बोले खुद ही कर ली, एक दिल से निकलने वाली चीजें 3 अटेम्प्ट से फेल हो रहा था, 3 अटेम्प्ट से बेचारा फेल हो रहा, इस अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट से बेचारा वो नहीं हो पा रहा था उसका, इस अटेम्प्ट में उसने मेहनत की, पेपर सारे सॉल्व करे, फिर मैंने मॉक लिया, उसने मॉक सॉल्व किया, चेक कराया मुझसे, फिजिकली आके चेक कराया। ये आप टीचर की स्ट्रेटजी को फॉलो करें ना, पेपर नहीं टूटता, इंशाल्लाह आपको फर्क पता चल जाएगा, आपका अपने अंदर जो स्किल है वो भी पता चल जाएगी। और देखो जो आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं ना, तो आपको दोनों चीजों का अंदाजा होता है, कि आप कितने गहराई में और आपका टीचर कितनी गहराई में, दोनों चीजों का आपको अंदाजा हो जाता है। आप थोड़ा पढ़ेंगे ना, आपको दोनों चीजों का, आपके अंदर कितनी डेप्थ है ये पता चल जाएगा। तो मैं चैप्टर 2 पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ शहर रह गए, इनकॉर्पोरेशन का जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ आप लोगों को पता है शहर रह गए पूरे चैप्टर, ये समझ गए तो समझो लॉ समझ में आ गया, ये नहीं समझे तो समझो फिर मसला है। लोग इतने बच्चा शायद इन्हीं के साथ तक होता है, चैप्टर 2 पढ़ लो तो आगे तो बहुत आसान है, मतलब चैप्टर 2 से ही वो सबसे ज्यादा, ये जो 20 नंबर जो 30 नंबर बनाते हैं वो चैप्टर 2 से बना रहा है। अभी जब उन्हें डायरेक्टर से कोई सवाल नहीं पूछा जो बच्चा कहे यार ये क्या पूछ लिया, चैप्टर 2 में वो पिछले 4 अटेम्प्ट से हर दफा का ऐसा सवाल लेकर आता है कि बच्चा कहता है स्पीड कैसे सॉल्व होता है, इसको उसमें लिखना क्या था, चैप्टर 2 में इतनी डेप्थ, चैप्टर 2 में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सबसे ज्यादा मुझे 5 से 6 क्लासेस लगती है चैप्टर 2 में, एक वर्ड को हम कोशिश करते हैं मैं लिखा तो मैं लिखा, साल लिखा तो साल लिखा, ये इस तरह से लिखा है, इस तरह से नहीं लिखा है। चैप्टर 2 जो है आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लासेस लगाएंगे कर ले लो मुझे बुला लीजिए क्लास में प्रेजेंटेशन। कर लिए कॉपी, अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगर तुम लोग ये ना बोलो कि आप बुला लिया और कुछ पढ़ाया नहीं, स्कूल में होता है ना पहली क्लास में छुट्टी होता है क्या, नहीं अभी भी अभी सिर्फ देख के पास से पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं, ये सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, मैं तो इसको बता रहा हूँ आयुर्वेदिक नाश्ता कर मेरी लास्ट क्लास में शायद मैंने कहा था इसको कि यार ये चैप्टर ऐसा है कि सुबह से लेके रात तक सिर्फ 7 से 8 दिन बैठे ही पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। मेरे पूरे नोट्स अलॉन्ग विद 5 इयर्स पास पेपर 130 पेज, 30 से 32 पेज, पास पेपर को पेज निकाल दो वो 90 to 100 बनेंगे, तो 90-100 पेज चैंपियन में याद करेंगे, बोले इसके तो कोई नहीं है ना, बस तुम लोग चैंपियन में याद करेंगे। प्रोजेक्ट भी अच्छा था, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, तुमको ये तो नहीं लगता चलिए तुम्हारी ड्राफ्टिंग अच्छी है, तुम्हारी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, तुम्हारी ड्राफ्टिंग ये अच्छी है, लेकिन तुम थोड़ा सा ये चीज देखो कि सवाल शुरू में ऐसे करके खत्म कैसे करते, तुम थोड़ा खो जाते हो सवाल, वो चीज थोड़ा सा करो और थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग करते हो। अब्दुल्ला को नहीं छोड़ना चाहिए था, अब्दुल्ला को लॉ नहीं छोड़ना चाहिए, लॉ में इस दफा उसने बहुत बधाई हो सकता है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली हल्का रही, अटेम्प्ट लूज नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से लॉ की अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए। बोला था यार तो उसने पढ़ा हुआ है वापस अभी देखे टेस्ट को
ये तो उसकी मर्जी है, मतलब फोर्स नहीं करना, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन थी कि आप पढ़ ले। कंपनी लॉ भी तो पढ़ा दो उसमें वो। कंपनी लॉ में यार मैंने तुम लोगों को 3 चैप्टर करा दिए, 3 चैप्टर में 20 नंबर के सवाल थे, और पढ़ना था थोड़ा सा बस। चलो अच्छा कौन सा अभी तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, तो इनको भी नहीं नेक्स्ट क्लास में अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसी चैप्टर। देखो कोई भी कंपनी होती है, जब वो अगर वो जनरल पब्लिक के पास जाती है कि आप मुझे पैसा दो, देखो सोर्स ऑफ जो आपकी फाइनेंसिंग ना 2-3 तरह से हो सकती है, या तो आप सबसे सिंपल होते क्या बैंक के पास चले जाओ, सही है। नंबर 2 क्या होता है, अपने शेयर होल्डर्स के पास जाओ, उनको खटखटाओ, सही है। अब लोन भी किस तरह हो सकता है, या तो आप डेट इंस्ट्रूमेंट को इशू कर दो, सुकूक इशू कर दो, वगैरह सुकूक का आप लोगों को नहीं पता, पीएफसी सुना है वगैरह, वो सुना होगा आप लोगों ने, डिबेंचर सबने सुना होगा, डिबेंचर इशू कर दो। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर भी एक लोन इंस्ट्रूमेंट होता है, सही है। अब शेयर होल्डर के पास जब जाते हैं आप उनको क्या बोलते हैं, ये दिस इज नॉट ए लोन इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, ये डेट है आपका, अकाउंट के स्टूडेंट को पता है ये क्या है आपकी शेयर होल्डर की लायबिलिटी कब से हो गई, इक्विटी है, ये आपकी इक्विटी है, ये आपकी लायबिलिटी कब से हो गई, ये तो आपकी इक्विटी ना एसेट है भाई आपका, एसेट मतलब नॉट अंडर द डेफिनेशन ऑफ आईएफआरएस, लेकिन मतलब एक एसेट ही होना आपका, इसके पैसे आ रहे हैं आपके पास, आप जो है आगे से चीजें परचेज कर रहे हो, कहते हैं प्रॉफिट उसको देना है शेयर होल्डर्स को। नहीं भाई क्या हो, शेयर होल्डर की अपनी तो कंपनी अपने आप के लिए लायबिलिटी कैसे हो सकती है, तुम एक दुकान खरीद रहे हो, सही, तुमने दुकान खरीदी, सही, वो दुकान तुम्हारी लायबिलिटी कैसे हो सकती है, पैसा तुमने लगा के दुकान खरीदी, दुकान तुम्हारी लायबिलिटी कैसे हो सकती है, और तुम नहीं आगे मैंने इससे नहीं कमाया, ये जो लायबिलिटी होगी मेरी नहीं, लायबिलिटी कैसे होती है, अभी कोई आपका मोबाइल है आपने खरीदा, आपकी लायबिलिटी कैसे होती है, ठीक है। अब ये शेयर होल्डर से क्या हो गया, ये जो आपका आ रही है इक्विटी आ गई। दूसरा तरीका क्या होता है आपको फाइनेंस करने का, जब शेयर होल्डर के पास जाओ उनको बोले आप हमें पैसा दो, आप नहीं हमें इंटरेस्ट नहीं देना भाई, शेयर होल्डर तुम पैसा दो, कमाएंगे हम सब खाएंगे, तो आप क्या करते हैं, उनको शेयर इशू करते हैं, ऑर्डिनरी शेयर इशू करते हैं। इससे क्या होता है, आपका पेड अप कैपिटल जो है आपका बढ़ जाता है, सही है, आपका पेड अप कैपिटल बढ़ेगा, आप जब उनसे पैसे लेंगे तो उसके आगे उनको शेयर भी इशू करेंगे, पैसे लेने शेयर इशू ना करें ऐसा तो वो लोन हो जाएगा, तो लोन हो जाएगा, अगर शेयर अगेंस्ट इशू ना करें तो फिर वो लोन हो जाएगा, आप उनसे पैसे ले रहे हैं, उनको जो है आप शेयर इशू करें। इसमें भी 2 तरीके का है, या तो आप क्या करें, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर और ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए, या तो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएं, उनको बोले वही जो है हम राइट शेयर इशू कर रहे हैं, हम जो है आपकी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक रजिस्टर्ड कंपनी है, हम लोग हमारे 100 मेंबर्स हैं, उन 100 को बोले भाई तुम लोग ये पैसा दे दो, मीटिंग बुलाई 100 के 100 आ गए, हमने कहा भाई तुम लोग पैसे दे दो, बोलेगा सही हम पैसा दे रहे, हम अग्रीड हैं। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप जनरल पब्लिक के पास, आप हर खास आम के पास जाएं और बोले भाई लाओ हमें पैसा दो, अब जब लोग पैसा मांगने जाएंगे, ऐसे तो कोई आपको पैसे नहीं देगा, आपको उस पैसे का आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, आप एक अमाउंट बोल लें, जैसे मेडको फूड लिमिटेड जहां मैं हूं, वहां पे क्या था, वहां पे उन्होंने कितना, उन्होंने 727 मिलियन रेज करे पब्लिक से, 72 करोड़ रुपए, और 72 करोड़ पब्लिक ने ऐसे ही नहीं दिए ना, उन्होंने इसका रीजनिंग बताई, 72 करोड़ तक हम कैसे पहुंचे, क्या क्या हम खरीदेंगे 72 करोड़ में, कहां से खरीदेंगे, हमारी पास परफॉर्मेंस क्या है, हम आगे की क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके आने के बाद क्या होगा, अब ये सब जहां ये सारी चीजें जमा होती हैं जिस डॉक्यूमेंट में, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है प्रोस्पेक्टस, ये आपका ऑफरिंग डॉक्यूमेंट होता है, इसके अंदर आप सारी चीजें बताते हैं जो मैंने अभी बोली, कितना पैसा चाहिए, आपकी कंपनी की हिस्ट्री क्या है, आपकी कंपनी कितना कमा रही है, आपकी कंपनी कितना फोर्सी कर रही है कि ये पैसा लेने के बाद कितना आगे कमाएगी, ये पैसे का ब्रेकअप क्या है, और आपके मन मुख्तलिफ बहुत सारी इसके अलावा चीजें इसके अंदर आ रही है, ये सारी चीजें जिसके अंदर आ रही है वो क्या कहलाता है, वो डॉक्यूमेंट कहलाता है आपका प्रोस्पेक्टस, क्लियर, प्रोस्पेक्टस कहलाता है, ये इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप ऑफरिंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं,
इसे आप अपना ऑफरिंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं कि आपका एक ऑफरिंग डॉक्यूमेंट है प्रॉस्पेक्टस। नोट कर लो इसको। समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चे? उसामा समझ में आ रहा है? आपकी छुट्टी नहीं हुई, उनकी हुई। तो आज के दौर में मोबाइल इतनी बड़ी बीमारी है, तो बंदा इसको देखे बगैर नहीं रह सकता। इसको देखे बगैर बंदा नहीं रह सकता। एक जमाना था लोग 4 लोग घर के जब साथ बैठते थे सब एक दूसरे को देख रहे होते थे। अब 4 लोग बैठे होते हैं, चारों के चारों मोबाइल में देख रहे हैं। बताया ये रह गया है हमारा। और ये जदीद दौर, अगला दौर यही है कि सब एक दूसरे से, अगला दौर यही है कि सब साथ बैठे हुए और व्हाट्सएप पे चैट कर, वॉइस नोट भेज देंगे। बाकी मतलब हमने तो ही देखा है, जैसे हमें दादी वगैरह आप चले गए 2000 जो जब छोटे छोटे थे सब बैठे हैं तो सब एक दूसरे से देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन आप तो बैठते, लेकिन जनरल मतलब मैं कह रहा हूँ कि मतलब हो गया ऐसा कि मतलब साथ बैठे हैं और सबकी नजरें मोबाइल पे। गलत है। लोग तो मेहमान जाते हैं किसी के, हमारे भी लोग आते हैं, बच्चे मोबाइल में लगे, भाई थोड़ी देर तो रखते हैं, मम्मा की इज्जत के लिए रखो। सब लोग सही करते हैं, बच्चे मोबाइल में जब लगे होते हैं। तुम सही करते हो। बड़े बच्चे मतलब हाँ, बड़े बच्चे मतलब बच्चे मतलब आप लोगों की एज के, आप लोगों की एज के, मतलब मैट्रिक इंटरमीडिएट के, इस तरह के बच्चों को तो नहीं करना चाहिए। इस तरह इसके फायदे हैं, इस तरह इसके नुकसान हैं। सोशल लाइफ आपकी है या फैमिली टाइम जो है वो हैम्पर होता है। माइक लगा ले तो मैं थोड़ा जोर से बोल रहा था, ये माइक वाला इन्होंने सेटअप नहीं लगाया, ये शायद सिस्टम किया, इसके अंदर ही कुछ माइक वाइक है, तो मैं जोर से बोल लेता हूँ। चलिए तो मुझे नहीं समझ आ रही है, मसला नहीं है, पूछ लो। और ये इंशाल्लाह पूरा सब्जेक्ट टॉपिक इसको पढ़ेंगे, हो जाएगा। तो समझाना मेरी जिम्मेदारी है, मेहनत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। वो किस तरह समझाऊं वो मेरा काम है। तो इंशाल्लाह नमाज के लिए डायरेक्ट क्लास ही ऑफ कर देंगे ना, तो पौने 8 तक ऑफ कर देंगे। नमाज तुमने पढ़नी नहीं है, पढ़नी है, मैं कौन सी अदा हुई है? तुमने अभी मोबाइल से देख लिया होगा, मगरिब के टाइम में कराची फजर कितने बजे होती है? फजर की होती है 5:20 पे जमा होती है। 5:20 पे बच्चों का रंग। अच्छा नहीं, हम लोग 7:45 तक ऑफ कर देंगे, तो मैं क्लास ब्रेक करें फिर इससे अच्छा 7:45 बजे ऑफ कर देंगे। फिर चला नेक्स्ट क्लास से जो है इसको मैं जो हूँ लेके आऊंगा इसका। अच्छा ये जो है ना, ये बिल्कुल नॉट कनेक्टेड टॉपिक है, तो आप वो ना हो क्या जो पुरानी चीजें लिंक कर रहे हैं, लिंकेजेस अब नहीं है, मतलब लिंकेज इन द सेंस कहीं कहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने ये वो नहीं पढ़ा तो ये नहीं पढ़ सकते, वो हम बिल्कुल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि वो अगर पढ़ाई नहीं होगा। लेकिन ये आप जो है इस क्लासेस मिस ना करिएगा, सही है? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा देखो, एक होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एक होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्या फर्क है दोनों में? देखो बात वक्त होता है, आप कह रहे हो यार मुझे 727 मिलियन तो चाहिए, लेकिन मेरी एक शिपमेंट आएगी मिसाल के तौर पे 2020 में, एक आएगी 2021 में, एक 2021 के एंड में आएगी। अब मैं सारा पैसा एक साथ लेके पब्लिक का क्या करूंगा? मैं सारा पैसा पब्लिक का एक साथ लेके क्या करूंगा? तो वो लॉ आपको इजाजत देता है कि आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस बना लें, जिसमें आप बता दें, टाइमलाइन बता दें, ये इसमें मल्टीपल ऑफरिंग होगी, सिंगल डॉक्यूमेंट होगा, इसमें सिंगल ऑफर सिंगल डॉक्यूमेंट। ये इसमें एक ही दफा पैसा ले सकते हैं। ये क्या है? सिंगल ऑफर प्लस सिंगल डॉक्यूमेंट। सही है? ये क्या होता है? ये मल्टीपल ऑफर है और मल्टीपल ऑफर और प्लस क्या? सिंगल डॉक्यूमेंट।
सही है। अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें, अगर आप इसमें टाइमलाइन बताएंगे कि आपको कब कितना पैसा चाहिए, There is a more speak forward. नोट में इसका नहीं करो वाले मेरे डेफिनेशन। सही है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप सारी चीजों को ब्रीफ करते हैं, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, कंपनी क्यों पैसा लेना चाह रही है, कंपनी आगे पैसा क्या लगाएगी और आगे के क्या प्रोस्पेक्ट्स होंगे, वो क्या है, ये सारी चीजें जहां जमा होंगी वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस की अपनी दो टाइप्स हैं, क्या शेल्फ प्रोस्पेक्टस या सिंपल प्रोस्पेक्टस। सिंपल प्रोस्पेक्टस मतलब सिंगल ऑफर सिंगल डॉक्यूमेंट, वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है वो सिंगल डॉक्यूमेंट प्लस मल्टीपल ऑफरिंग। आवाज आ रही है? क्लियर है? हो गया कॉपी? The prospectus is built in a special resolution चाहिए होता है. इशू करने के लिए, डिसाइड करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लिस्टिंग पे जा रहे हैं, इसके लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, अगर कैसे करेंगे? इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि इसी चैप्टर में कवर होगा। वो क्या है? ऑर्डिनरी शेयर और इसका जो प्रेफरेंस कमेंट डिफरेंस बता दिया था, राइट? एक पे जो है डिविडेंड मस्ट होगा, एक पे डिविडेंड जो है मस्ट नहीं होगा, राइट? लोन के लिए लेते तो कंपनी कमाए ना कमाए उसको जनरली बता दिया ना मैंने, जनरल तो बता दिया ना, वो जब चैप्टर से पढ़ेंगे तो उसको वो पूरे उसके डिफरेंस बिटवीन भी देख लेंगे। अब आगे हम लोग जो है, देखिए एक चीज होती है आपका, देखो एक बात की होती है, जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसको देखेंगे कि एक आपका होता है, दो तरह के आपके डिविडेंड होते हैं, दो तरह के आपके जो है वो डिविडेंड होते हैं। एक आपका होता है इंटरिम डिविडेंड, एक आपका होता है फाइनल डिविडेंड। दोनों में क्या फर्क? सही है। कब कब होता है? दो बार। सही है। और फाइनल क्या होता है? साल में एकदम। तो ठीक है, देखो इंटरिम डिविडेंड जो है आप कभी भी दे सकते हैं अदर देन फाइनल। फाइनल ये वो डिविडेंड होता है जो आप अपने ईयर एंड पे देते हैं। जो डिविडेंड आप अपने ईयर एंड पे दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड फाइनल। ये दो दफा नहीं है, ये तीन दफा भी हो सकता है, ये चार दफा हो सकता है। जब चाहे दे दें, मंथली दे दें, क्वार्टरली दे दें, जब चाहे दे दें। ये जो जब चाहे देने वाला डिविडेंड होता है ये आपका इंटरिम डिविडेंड होता है, और जो आपका जो ईयर एंड पे डिविडेंड होता है ये आपका फाइनल डिविडेंड कहलाया जाता है। एक चीज इसमें कॉन्सेप्ट और नोट करिएगा, डिविडेंड जो है हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करो। फाइनल डिविडेंड जो है सबसे पहले रिकमेंड होता है, फिर डिक्लेयर होता है। रिकमेंड क्या होता है, डिक्लेयर क्या होता है? फाइनल डिविडेंड जो है आपकी डिक्लेयर करते हैं शेयर होल्डर्स। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? डायरेक्ट जो है वो डिक्लेयर होता है, और वो कौन करता है? आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ बोर्ड के पास अथॉरिटी है कि वो डिविडेंड को दे दे कभी भी। यहाँ बोर्ड के पास अथॉरिटी नहीं है, बोर्ड विल जस्ट रिकमेंड। बोर्ड रिकमेंड करेगा किसको? शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को, कि इतना डिविडेंड देना चाहिए मेंबर्स को। इट इज
अपॉन द शेयर होल्डर कि वो उसको यस करें या नो करें। वैसे तो यस ही करेंगे ना, उन्हीं की जेब में जाएगा, नो तो कभी भी नहीं करेंगे वो। लेकिन बाय लॉ मैं एक चीज बता रहा हूँ कि इट इज अपॉन द शेयर होल्डर कि उसको डिक्लाइन करें या उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिक्लेयर करें। सही है, एक मिनट, ये कौन करेगा, ये आपका बीओडी करेगा। ये कौन करेगा आपका, ये आपके मेंबर्स करेगा। सही। अगर मिसाल के तौर पे बीओडी कहता है 15% जो है डिविडेंड रिकमेंड करते हैं हम, तो क्या ये 20% डिक्लेयर कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। डिविडेंड डिक्लेयर्ड शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिकमेंडेड। कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। लॉ ने नहीं कहा कंपनी कम हो सकता है, लॉ ने सिर्फ यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाई। लॉ को मुझे पढ़ने का तरीका कि आप जो कह रहे हैं बस वही होता है, जो नहीं कह रहा है आपकी मर्जी। लॉ ने ये नहीं कहा कम कर सकते हैं, लॉ क्या आपको डायरेक्शन दे रहा है। डायरेक्शन से क्या थी कि आप बढ़ा नहीं सकते। इसका मतलब क्या, आप ऑटोमेटिकली आप क्या समझेंगे कि आप कम कर सकते हैं, कम आप कर सकते हैं। जी पूछो कोई सवाल। तो मेंबर्स से एक्सेप्ट करने का क्या क्राइटेरिया होगा? 50% से ज्यादा कर सकते हैं, 75% से ज्यादा तभी अप्रूव होगा, या फिर इससे कम? 50% कर सकते हैं। जब मैंने इस तरह बताया कि स्पेशल रेजोल्यूशन का जब भी जिक्र होगा वो स्पेशल रेजोल्यूशन का वर्ड को मेंशन करेगा। अदर देन दैट हर चीज जो है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू ही। ठीक है जी, ये क्या है कि आपका हो गया ये फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड रिकमेंड कौन करता है, बोर्ड करता है, और अप्रूव या डिक्लेयर कौन करता है, शेयर होल्डर्स करते हैं इन एनुअल जनरल मीटिंग। अच्छा, इसके बाद जो देखें आपका जो इंटरनल डिविडेंड है ये आपका कौन डिक्लेयर करता है, ये आपका डायरेक्टर जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है आपका डिक्लेयर करते हैं। इसमें शेयर होल्डर्स की कोई अमल दखल नहीं होता। क्यों शेयर होल्डर्स की अमल दखल नहीं? शेयर होल्डर की तो बिटवीन तो मीटिंग ही नहीं होती। यहाँ पे एजीएम में जा रहा है ना मैटर, यहाँ तो कोई एजीएम नहीं, यहाँ तो कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई। और लॉ जो भी कहता है कि डायरेक्टर्स की पासनी पावर दे दी गई है कि डायरेक्टर जो है इसको जब चाहे क्वार्टरली चाहे हाफ ईयरली चाहे इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आप 10 मिनट के अंदर। एक कॉन्सेप्ट होता है वो बुक क्लोजर का। कि बुक क्लोज नहीं है, ये ऐसा ना हो पढ़ते जाओ कि बुक क्लोज कर दे, ऐसा ना कीजिए, क्लास ऑफ हो गई। बुक क्लोजर का सही मतलब नहीं है। बिल्कुल ट्रांसफर को रखने। देखो आज अगर देखो बुक, पहले तो ये समझते हैं कि बुक क्या है। ये बुक क्या है, बुक का मतलब क्या है? बुक का मतलब है कि मेंबर्स का रजिस्टर। मेंबर्स का रजिस्टर जिसमें आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन है कि कौन हमारा मेंबर है, कौन हमारा मेंबर है। और बुक क्लोजर का क्या कॉन्सेप्ट है? बुक क्लोजर का कॉन्सेप्ट ये होता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करते हैं हम, क्या डिटरमाइन करते हैं? इंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड। इंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड किसको देना है और किसको नहीं देना। मिसाल के तौर पे कंपनी ने कहा कि हम जो है आज क्या तारीख है, 1 जनवरी है। कंपनी ने कहा कि हम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया हमने 20%। 20% क्या मतलब है? अगर 10% अगर फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए है, 20% में क्या मतलब है, कितने डिविडेंड है? 1/6। अगर 10 रुपए फेस वैल्यू है तो वो कहते हैं 20% हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो 20% अमाउंट में कितना होगा? 2 रुपए होगा। वेरी गुड, ये 2 रुपए बन जाएगा इक्वल टू ₹2। 2 रुपए पर शेयर जो है आपका क्या हो गया, डिविडेंड। अब ये डिविडेंड सवाल पैदा होता है, आज तो एजीएम में डिक्लेयर हुआ है, तो कंपनी कटी लेके बैठेगी, ये लो तुम, ये लो तुम, ये लो तुम, तफरीक नहीं चल रही ना। तो कंपनी के लिए कंपनी को टाइमलाइन दी जाती है कि इतने दिनों के अंदर इससे कंपनी इतने दिन और आने से कंपनी है तो इतने दिन के अंदर वो जो है इसको पे करे। आज वो कह रहे हैं क्या हमने तो डिक्लेयर कर दिया, और वो कह रहे हैं हम पे किस दिन करेंगे, हम पे करेंगे मिसाल के तौर पे। वो यूं नहीं बोलते पे किस दिन करेंगे, वो कहते हैं यार बुक क्लोजर का, बुक क्लोजर को कह रहे हैं मिसाल के तौर पे 11 से 15 तारीख, 11 से 15 तारीख तक बुक क्लोजर। अब 11 से 15 तारीख तक बुक क्लोजर का मतलब क्या है? क्या इस दरमियान कोई शेयर ट्रेड नहीं होगा? बिल्कुल ट्रेड होगा, बिल्कुल ट्रेड होगा। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट थोड़ी बंद हो जाएगी 5 दिन के लिए।
बिल्कुल ट्रेड होगा। 11 तारीख की सुबह या 10 तारीख की शाम को वो रजिस्टर अपना एक्सट्रैक्ट करे, रजिस्ट्रार को बोलते हैं, बेसिकली वो करता है आपके लिए काम। वो सुबह आपको जो है 11 तारीख की सुबह को 10 तारीख की क्लोजिंग का वो आपको जो है मेंबर्स की डिटेल देगा। ये आपके 10 तारीख की शाम को मेंबर्स थे, ऑन द क्लोज ऑफ मार्केट ये आपकी शाम को मेंबर्स थे। अब ये जो मैं 10 तारीख वाले जो मेंबर है, 10 जनवरी वाले मेंबर है, ये इन मेंबर्स को मैं डिविडेंड दूंगा। इसके बाद जो मेंबर बनो, मेंबर तो होगा मेरा, लेकिन वो डिविडेंड के लिए हकदार नहीं होगा। डिविडेंड का हकदार कौन होगा? जो मेरा ऑन द क्लोज ऑफ रजिस्टर होगा। शेयर ट्रेड होंगे, 12 तारीख को तुमने इसको बेच दिया, इसने 13 को इनको बेच दिया, इन्होंने मुझे बेच दिया, शेयर्स की ट्रेडिंग चलती रहेगी, लेकिन डिविडेंड किसको मिलेगा? तुमको। क्यों? तो 10 तारीख को तुम्हारा शेयर में 11 को मुझे इनको और इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। सही है? ये पर्पस होता है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द एंटाइटलमेंट फॉर डिविडेंड। किसको डिविडेंड देना है इस्लाम ने कहा था शुरू में, किसको नहीं देना। डिविडेंड दिया कैसे आता है? सही है भाई, कौन है बैंक कौन है आप कर लेंगे कैश में नहीं, वो पुराना जमाना है यार, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। पहले डिविडेंड वारंट जाते थे, घरों में डिस्पैच हो रहे हैं, तो वारंट लेके जा रहे हैं, वो खत्म। वो तो आपके बचपन तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है। नोट कर लिया? आप कर रहे हैं क्या? आप तस्वीर खींच के ज्यादा बिलीव तो तस्वीर इतनी जमा हो जाती है ना कि बंदा परेशान रहता है, देखी नहीं जाती। ठीक है, बिल्कुल सही है, आज तक नहीं ली तस्वीर। तस्वीरें जमा करना और ऑनलाइन लेक्चर जमा करना ये सख्त मना है मेरे हिसाब से। मेरी जो डिक्शनरी तो ऑनलाइन लेक्चर जमा करेंगे, आखिर में आप समझेंगे, मैं देख लूंगा, क्योंकि मूवी तो है नहीं कि आप सुबह से लगाएंगे शाम तक देखते रहेंगे, 12 घंटे बाद आप सो जाएंगे, वो फिर आपकी हिम्मत है। जर्नली तो नहीं होता, वरना क्योंकि आप सो जाएंगे, मूवी थोड़ी है कि आपने 4-4, 5-5 एक साथ देख ली, या 1.5 घंटे बाद आपको नींद आ जाएगी। नहीं देखिए, हो जाएगा अगेन एक्सेप्शन और डिटर्मिनेशन की बात है। इस लेवल की आपकी डिटर्मिनेशन हो, क्या आप तो आप 5-5 कितने घंटे आप देखेंगे? 7-8 घंटे बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, हर बच्चा नहीं कर सकता। तो जो दोस्त जो 5 महीने नहीं पढ़ा, वो आपने तो 4 महीने 5 महीने नहीं पढ़ा, आपने सोचा वेट किया और मैं आखिरी महीने ही पढ़ूंगी, कल पढ़ूंगी करके आपने अपना ये हाल किया। चले, लेकिन आप अपनी मिसाल मत दिया किसी को, ये ना हो कि आपने अकेला भागी 10 बच्चे फेल हो जाएंगे। लेकिन मेरी मिसाल है कि अपने पेमेंट ले नहीं हुए, बाकी मैं पढ़ नहीं पढ़ो नहीं, आप कम नहीं रहा इंशाल्लाह पढ़े साथ साथ। देखो यार, बात होता मैं अक्सर मैं उस दिन वही कहता रमजान में लास्ट क्लास में कि यार देखो बच्चा ना, अच्छा खासा बच्चा ये ऑनलाइन आने के बाद ना पास होने वाला पास नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रैक गलत चाह कि मैं आखिर में खरीद लूंगा लेक्चर या यूट्यूब पे देख लूंगा, दोस्त के ले लूंगा, वो जब वो पढ़ के फारिग हो जाएगा मैं ले लूंगा, आ नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा। ये जो आपकी जो गलतियां कर रहे हैं ना, आप लोगों के लिए खतरनाक है। लेकिन ऑनलाइन लेक्चर सुनने के लिए जरूरी है कि उसको डिस्ट्रैक्शन है। एग्जैक्टली। और मैंने भी जो पढ़ा है वो मैं रात में पढ़ा। नहीं, ऑनलाइन अगर आप कंटिन्यू आ रहे हैं तो फिर सही है, लेकिन अगर आप जैसे आपने ले लिया एक्सेस और आप देख ही रहे आप जो ऑनलाइन, और ये जो रिकॉर्डिंग वगैरह है सही है आपकी ईज के लिए है, आपके कई क्लैश आ रहे हैं आपने रिकॉर्डिंग ले ली, लेकिन आपके पास कोई मसला नहीं है फिर भी आप क्लास में आके नहीं बैठ रहे, तो ये फिर मेरे हिसाब से आप लोगों के नुकसान है। पास होने वाला बच्चा अगर पास नहीं हो तो फिर वो अफसोस होता है। मेरा क्या यार, अभी रिजल्ट आज का मैंने पूछा था, मैंने कंपाइल नहीं किया यार। मेरे पास जो पिछले 1.5-2 सालों से रहा ये 50% प्लस ही रहा, जब 15 बच्चे हैं तो 8-10 यार होना चाहिए। अगर टीचर मेहनत कर रहा है तो आपका मोर देन 70-80% रिजल्ट आना चाहिए। अगर आपके पास 10-15-20 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर बड़ी क्लास में जा रहे हैं तो इतना रिजल्ट अचीव करना मुश्किल होता है।
ताकि किसी को 100 बच्चे प्रॉब्लम जाए, 100 में से 80 पास हो जाए तो पहुंचता हो जाएगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए। देखो यार, आपकी जो रिटर्न जो आपका हिस्से काम है आपको करें, इंशाल्लाह पास हो जाएगा। अभी करिए इसको। मैं 5 मिनट में हम खत्म कर रहे हैं क्लास को, 5 मिनट में हम खत्म कर रहे हैं क्लास को। आखिरी चीजें डिस्कस कर लूंगी। इश्यूज बता देना कि क्या प्रोसीजर होगा प्रोस्पेक्टस करने का। तो पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे इश्यूज का तरीका, इश्यूज क्या तरीके का होता है, विजुअल में सबमिट, विजुअल में छपेगा, फिर वो जो है आपकी वेबसाइट पे जाएगा, आपके ब्रोकर वगैरह ये सारी जगहों पे जाएगा, तो हम पूरा प्रॉपर वो सेक्शन है ना हम पढ़ेंगे। एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, एक्सपर्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑफलाइन। देखिए देखो जब आप प्रोस्पेक्टस बनाते हैं ना, तो बहुत सारी चीजों में आपको ओपिनियन चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर आपकी लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग है। अब लैंड एंड बिल्डिंग को आप एक वैल्यू दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं यार ये मेरी इतनी वैल्यू, जैसे आप लोग पढ़ते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या अकाउंटेंट निकालते हैं? नहीं, अकाउंटेंट नहीं निकालता, ये आपका वैल्यूएशन जो है कंपनीज होती है, वैल्यूएटर होती है, वो निकालते हैं। आप उनको हायर करते हैं, उनको असाइनमेंट देते हैं, वो आते हैं आपकी साइट विजिट करते हैं, आपके लैंड बिल्डिंग प्लानिंग मशीनरी सारी चीजें देखते हैं, आपको एक जो है उसकी करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपके एसेट की वैल्यू को डिटरमिन करके बताते हैं। ये आपकी वैल्यू, फिर डिफरेंस होता है वो आप उसको जो है आप अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस देते हैं। जब रेजिंग लैंड है तो ज्यादा मेजॉरिटी आपका सरप्लस ही आता है। अब ये बीच में क्या हो गया, थर्ड पार्टी जो है आपकी देखा जाए तो इवैल्यूएटर अगर आपका आया है, ये क्या है, थर्ड पार्टी आपने जो है इंगेज करी। तो बाद में ऐसा होता है कि आप थर्ड पार्टी में इंगेज करते हैं तो उसका ओपिनियन जो है आप यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कोर्ट केस है, तो आपका बहुत बड़ा उसमें है कि यार इतना मिलियंस का मुझे पेनल्टी लग सकती है उस पर। अब आप कह रहे हैं कि नहीं यार हमारा लॉयर जो कह रहा है कि इतनी है IAS 37 के हिसाब से, प्रॉपर्टी बहुत कम है, सही है, तो वो अब इस तरह के आप किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ले रहे हैं और अगर आप एक्सपर्ट का स्टेटमेंट उस प्रोस्पेक्टस में डाल रहे हैं, ये वैल्यूएटर हमारा है, उसने इतनी वैल्यू दी है, तो ये लॉयर हमारा है, ये हमारे केस के बारे में ये कह रहा है कि कोई मसला नहीं है, इन्वेस्ट कर दो कंपनी में, तो वो कह रहे हैं कि एक्सपर्ट का स्टेटमेंट जब आप शामिल करेंगे तो 2 से 3 चीजें आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1 ये कि आपका वो जो है उसका कोई मैनेजमेंट से ताल्लुक ना हो, मतलब क्या क्या आपको रिश्तेदार वगैरह कंपनी से एसोसिएटेड ना हो, मतलब आपका अपने एम्प्लॉय ना हो, उन्हें बायस हो जाएगा। नंबर 3 चीज ये कि आप उसका स्टेटमेंट शामिल कर रहे हैं, सॉरी अगर आप उसका स्टेटमेंट, हाँ अगर आप उसका स्टेटमेंट शामिल कर रहे हैं तो आप उससे उसमें कंसेंट, जब आपकी वैल्यूएटर इजाजत देगा कि हाँ मेरे स्टेटमेंट जो है आप प्रोस्पेक्टस में शामिल, सही है, और उसकी जो कंसेंट है वो आपको मेंशन करनी होगी प्रोस्पेक्टस में कि इस वैल्यूएटर ने हमें कंसेंट दी है और अपनी कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया, हमें उसने कंसेंट भी दिया और अपनी कंसेंट को विड्रॉ भी नहीं किया है। ये हो गया। जरूरी नहीं है, अगर नहीं आ रहा नहीं है तो नहीं, अगर कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन आप दे रहे हैं तो फिर आपको ये सारी चीजों को ख्याल रखना
देखो याद है मेट्रो का जो प्रोस्पेक्टस था उसमें कोई एक्सपर्ट नहीं मिलता। मतलब ऐसी ताकि ज्यादा क्रेडिबल लगे प्रोस्पेक्टस इसलिए नहीं अगर उसमें ऐसी चीज आप मेंशन कर रहे हैं और आप कहेंगे इसमें एक्सपर्ट ने ये चीज करवाई उसको अपनी चीजें वजन आ जाएगा आपके प्रोस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट्स होते नहीं मैं लॉयर वैल्यूएटर रिसर्च सारे हो गए हैं आपको ऑडिट हां ऑडिट होता अगर ऑडिटर से आप किसी चीज पे कोई ओपिनियन दे रहे हैं एज एक्सपर्ट ऑडिट फर्म में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं वैसे ही होता है ये होता है वो होता है तो ऐसा उनको ओपिनियन दे रहे हैं तो फर्म का नाम डाल दो ऐसे ही नीचे मेंशन इस प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस में आपको ये मेंशन करना है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसको स्टार्ट करेंगे।